नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 25वां पाठ पढ़ेंगे और जिसका नाम है हिंदी और प्रौद्योगिकी। हिंदी और प्रौद्योगिकी। तो किस तरीके से कंप्यूटर के आने के बाद में हिंदी का उपयोग करना है वो बहुत ही सरल हो गया है, और कंप्यूटर के आने के बाद, मोबाइल के आने के बाद में हमारे जीवन में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है उसको आज हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर पर काम करना हुआ आसान, यानी कंप्यूटर पर काम करना अब बहुत ही आसान हो गया है। किस तरीके से, देखिए, कंप्यूटर आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। यानी कंप्यूटर जो है आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। हर कार्य कंप्यूटर से किया जा सकता है। कंप्यूटर के जरिए हम अपने बहुत सारे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, इसलिए यह प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी हो गया है। यानी कंप्यूटर के प्रयोग से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, और इससे यह प्रत्येक क्षेत्र में क्या हो गया है, उपयोगी हो गया है। शिक्षार्थियों, कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग जिसमें सबसे ज्यादा होता है वह है वर्ड प्रोसेसिंग, जो सरकारी और निजी क्षेत्र सभी जगहों पर प्रयोग में लाया जाता है। यानी जो वर्ड प्रोसेसिंग है, इसके जरिए सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से टाइप करके किसी भी तरह का दस्तावेज या डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। यानी वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम टाइप करके किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर सकते हैं, और जिसे प्रिंट भी किया जा सकता है। आइए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में और अधिक जानते हैं। वर्ड प्रोसेसर की प्रमुख विशेषताएं, अब क्या क्या विशेषताएं हैं देखो। सबसे पहले है संपादन। संपादन को अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिंग। वर्ड प्रोसेसर की मदद से डॉक्यूमेंट को संपादित करना आसान होता है। टाइप किए हुए टेक्स्ट में आसानी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना आसान होता है। जो कोई भी मैटर टाइप किया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जाता है, तो उसका मैटर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसको आसानी से सुधारा जा सकता है। उसका फ़ॉन्ट चेंज किया जा सकता है, उसको एक नए स्वरूप में है वो तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है संपादन, यानी एडिटिंग। पाठ स्वरूपण, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। लिखे हुए पाठ यानी टेक्स्ट को अपनी आवश्यकता अनुसार आसानी से स्वरूपण यानी फॉर्मेट, स्वरूपण को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेट, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करने की सुविधा होती है। यानी जो हम पाठ स्वरूपण करते हैं यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उन टेक्स्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, इटैलिक में रखना है, या अंडरलाइन करना है, या बोल्ड करना है, तो सारा है वो इसी में किया जाता है। इसके बाद में तीसरी विशेषता है कॉपी करना, कट करना और पेस्ट करना। यानी किसी भी टाइप किए गए मैटर को कॉपी किया जा सकता है, वहां से उसको कट करके दूसरी जगह पेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से है वो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के किसी भाग से टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जा सकता है और दूसरी जगह उसको पेस्ट भी किया जा सकता है। पेज सेटअप करना, यानी पेज सेटअप, अपनी आवश्यकता अनुसार पेज का सेटअप कर सकते हैं। यानी पेज को हम क्या कर सकते हैं, पेज का सेटअप तैयार कर सकते हैं। अर्थात पेज का आकार क्या रखें, अभिविन्यास में बदलाव करते हैं, यानी ओरिएंटेशन है तो वो है वो तैयार कर लिया जाता है पहले। पेज मार्जिन, यानी पेज के ऊपर की तरफ, साइड में या नीचे की तरफ क्या मार्जिन रखना है, तो वो भी हम है वो इसे वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। तो पेज के मार्जिन को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद में हेडर और फुटर। हेडर और फुटर किसी दस्तावेज के हेडर और फुटर को पृष्ठ संख्या, यानी उसमें हम हेडर और फुटर में, जो फुटर होता है उसमें पृष्ठ संख्या दे सकते हैं, दिनांक लगा सकते हैं, पाद लेख यानी फुट या दस्तावेज के सभी पृष्ठों यानी फुट नोट
कोई विशेष जो पृष्ठ होते हैं उनके लिए अनुकूलित किया जा सकता है, यानी उसमें फुटनोट्स है वो डाला जा सकता है। स्वतः सुधार, ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसमें ऑटो करेक्ट होता है, यानी ऑटो करेक्शन है वो भी किया जा सकता है। तो देखिए, सामान्य त्रुटियों का सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नमस्ते की जगह नमस्ते कर देता है, यानी थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको भी वो सुधार सकता है। शब्दों के वर्तनी और व्याकरण को ठीक करना, यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक है वो कर देता है ये खुद ही। किसी भी शब्द की वर्तनी, यानी जो लिखने में उसमें अगर कोई गलती हो गई है, और व्याकरण की जांच कर सकते हैं और उसमें सुधार करने की भी सुविधा है, यानी किसी भी वर्तनी में अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, या कोई व्याकरण के सामान्य नियम के अनुसार वो गलत लिखा गया है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। इसमें वर्तनी और व्याकरण की जांच करने की सुविधा होती है। यह स्वयं यानी ऑटोमेटिकली वर्तनी और व्याकरण यानी ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है तथा उसे सही भी करता है। शब्दकोश, इस सॉफ्टवेयर में एक कॉम्प्रेहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है जो एक शब्द के कई पर्यायवाची यानी सिनोनिम से देता है। इसके बाद में ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स क्या है? ये एमएस वर्ड में चित्र बनाने की अच्छी सुविधा होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे कि वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार के आकार व चित्र आसानी से बना सकते हैं। इसमें चित्र बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है, यानी चित्र बनाने का इसमें एक ड्राइंग टूल बार है वो उपलब्ध होता है, जिससे हम आसानी से है वो किसी भी आकार को है वो तैयार कर सकते हैं। मेल मर्ज, ये मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज का उपयोग कर एक लेटर को आसानी से कई नाम से बनाया जा सकता है। जो एक लेटर होता है उसको आसानी से हम कई नाम से बनाया जा सकता है, यानी उसको बना सकते हैं, तो उसको मेल मर्ज कहते हैं। हिंदी से संबंधित विभिन्न टूल्स, यानी जो हिंदी भाषा है तो हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो टूल्स है उनको हम है वो समझते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं, यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है उसने ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। कैसे? ऑनलाइन सरकारी कामकाज विषयक ई प्रशासन, जैसे देखो ई प्रशासन, ई बैंकिंग द्वारा बैंक व्यवहार ऑनलाइन, शिक्षा सामग्री के लिए ई एजुकेशन आदि माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का उपयोग करके इसको विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिष्ठा मिल सकती है। राजभाषा विभाग यानी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयत्न इस दिशा में किए जा रहे हैं। जैसे राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से टूल्स एवं सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, यानी किए गए भी हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। हिंदी आईटी टूल्स का प्रयोग, हिंदी का सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला कोड यूनिकोड है, यानी सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जो कोड है वो क्या है? वो यूनिकोड है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि ये यूनिकोड होता क्या है। देखिए, यूनिकोड को सक्रिय करना, कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए पहली आवश्यकता यूनिकोड को सक्रिय करने की होती है, यानी कंप्यूटर के ऊपर हिंदी का प्रयोग करने के लिए पहला जरूरी कार्य होता है कि यूनिकोड को क्या करना? सक्रिय करना। यूनिकोड एनकोडिंग को सक्रिय करते ही कंप्यूटर किसी भी भाषा में काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। यूनिकोड सक्रिय कैसे करें? ये यूनिकोड को कैसे सक्रिय करें? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड के विकल्प, जो कुंजी पटल है यानी हमारा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसको, उसमें क्या करना है?
यूनिकोड को सक्रिय करने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार कीबोर्ड के विकल्प का चयन करते हैं। जब यूनिकोड को सक्रिय कर देते हैं तो उसके बाद में ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के विकल्प का चयन कर उसे इंस्टॉल करना होता है। मुख्यतः 3 विकल्प है, यानी जब हम यूनिकोड को सक्रिय करते हैं तो उसके बाद में कीबोर्ड का भी चयन करना पड़ता है और कीबोर्ड का चयन करके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से कीबोर्ड होते हैं उसकी भी हम बात करें तो देखो, एक तो होता है रेमिंगटन कीबोर्ड, दूसरा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड और तीसरा फोनेटिक कीबोर्ड। ये तीनों कीबोर्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इसकी हम है वो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेमिंगटन कीबोर्ड की। हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे पहला जो कीबोर्ड विकसित किया गया वह रेमिंगटन कीबोर्ड ही था। चूंकि इसे रेमिंगटन द्वारा, यानी ये जो रेमिंगटन नाम का व्यक्ति था इसके द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम ही रेमिंगटन कीबोर्ड रखा गया। तो ये जो रेमिंगटन कीबोर्ड, इसका नाम रखा गया किसके आधार पर? रेमिंगटन नाम के व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया, इसलिए इसका नाम ही रेमिंगटन कीबोर्ड रख दिया। अगर आज आप देखें तो इसकी वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल दिखेगी, यानी इसकी जो वर्ण व्यवस्था है हिंदी भाषा की जो कंप्यूटर पे है वो स्थापित की गई है, वो बहुत ही जटिल दिखेगी। परंतु कीबोर्ड विकसित करने के समय हिंदी के इतने वर्ण को कीबोर्ड पर लाना महत्वपूर्ण था। रेमिंगटन कीबोर्ड के आधार पर ही नॉन यूनिकोड फॉन्ट यानी कृति देव, देवल्स, कुंडली फॉन्ट विकसित किए गए, जिनके द्वारा अंग्रेजी कीबोर्ड में ही हिंदी रेमिंगटन का टाइपिंग इंटरफेस मिल गया और टाइपराइटर पर टाइपिंग सीखने और टाइपिंग करने वाले टाइपिस्ट को बिना किसी समस्या के कंप्यूटर पर टाइपिंग का माध्यम मिल गया। यानी उन्हीं में है वो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जो भी उसके जो कीज है उनके ऊपर है वो इन फॉन्ट को स्थापित कर दिया गया, तो इससे है वो हिंदी की टाइपिंग करने वालों के लिए काफी है वो आसान हो गया। अब इसके बाद में है वो हम बात करते हैं इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। ये जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है ये क्या है? ये मानक कीबोर्ड है। ये क्या है? ये एक मानक कीबोर्ड है तथा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, बॉस, मैकबुक आदि में पहले से ही उपलब्ध है। इसे भारतीय भाषाओं के लिए यूनिवर्सल कीबोर्ड भी कहा जा सकता है, यानी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए इस कीबोर्ड को यूनिवर्सल कीबोर्ड कहा जा सकता है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर किसी एक भारतीय भाषा की टाइपिंग सीख लेने के बाद किसी भी भारतीय भाषा की टाइपिंग की जा सकती है। अगर एक भारतीय भाषा की टाइपिंग अगर सीख ली तो किसी भी भारतीय भाषा की टाइपिंग की जा सकती है। टाइपिंग की जा सकती है क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं के लिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड एक समान है। भाषा इंडिया पर इंडिक स्क्रिप्ट ट्यूटर नाम से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, यानी जो भाषा इंडिया है, भाषा इंडिया पर इंडिक स्क्रिप्ट ट्यूटर नाम से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट सीखा जा सकता है कि उस कीबोर्ड का लेआउट है वो किस तरीके का होता है, तो उसको हम आसानी से सीख सकते हैं। हिंदी स्क्रिप्ट टाइपिंग सीखने के लिए TDIL की एक साइट से निःशुल्क हिंदी इनस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड किया जा सकता है। हिंदी फॉन्ट्स में केवल यूनिकोड समर्थित फॉन्ट का ही प्रयोग अधिकृत है। इससे फाइलों के लेन देन में समस्या नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट तथा एप्पल OS वाले सिस्टम में पहले से ही यूनिकोड मंगल सहित कई देवनागरी यूनिकोड फॉन्ट उपलब्ध रहते हैं। अतिरिक्त यूनिकोड समर्थित फॉन्ट जैसे ILDC से डाउनलोड किया जा सकते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए अनेक अन्य टूल्स भी उपलब्ध है, यानी कंप्यूटर के ऊपर हिंदी की जो टाइपिंग है, हिंदी को टाइप कैसे करें या हिंदी के प्रयोग के लिए है अनेक अन्य टूल्स भी इन पे है वो उपलब्ध हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं फोनेटिक कीबोर्ड। ये फोनेटिक कीबोर्ड क्या होता है? ये भी कई बार हम देखते हैं ई मित्र वगैरह पे, तो ये फोनेटिक कीबोर्ड का है वो प्रयोग किया जाता है। ये काफी आसान भी होता है। केवल अंग्रेजी
अथवा रोमन लिपि में टाइपिंग का ज्ञान होने पर भी हिंदी देवनागरी में टाइप करने के लिए फोनेटिक टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। इसके भी बहुत विकल्प है। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, आपको केवल इंग्लिश की टाइपिंग आती है, यानी रोमन टाइपिंग है वो आपको आती है, तो उससे भी हिंदी में आप है वो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपने है वो जयपुर लिखना है, तो जयपुर को आपने है वो कैसे लिखा, आपने है वो रोमन में लिखा। इसके लिए है वो ये जो फोनेटिक कीबोर्ड है, इस तरीके से आपको है वो अलग से, यानी इसको जैसे ही आप स्पेस देंगे, स्पेस के साथ में इसमें जो भी ऊपर की तरफ है वो शब्द होता है वो आपके छप के आ जाएगा। वो अगर आपको नहीं लेना है तो उसको ऊपर नीचे करके भी आप सेट है वो कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो जैसे स्पेस देंगे वो अपने आप है वो हिंदी में है वो, यानी जिस भी भाषा में आपको कन्वर्ट, हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में वो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये फोनेटिक कीबोर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट का टूल यानी इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टूल फोनेटिक कीबोर्ड है इसको कहां से डाउनलोड करना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट का ये टूल है इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर में एक तो क्या होना चाहिए, नेट फ्रेमवर्क अर्थात डॉट नेट फिक्स 2.2 2.0 और 3.5 इंस्टॉल होना जरूरी है। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए मोबाइल एप्स और संभावित सेटिंग्स की। यानी हिंदी का हम कंप्यूटर में तो प्रयोग करते ही हैं, कंप्यूटर के साथ साथ में हम मोबाइल में, यानी हिंदी टाइपिंग के लिए मोबाइल एप्स और संभावित सेटिंग्स क्या क्या होती है उसकी भी हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से मोबाइल एप्स हैं जिनसे हम आसानी से हिंदी में काम कर सकते हैं, और सेटिंग्स के जरिए हिंदी कीबोर्ड का फीचर को कैसे ऑन कर सकते हैं जिससे हम आसानी से हिंदी में टाइपिंग है वो कर सकते हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं। हिंदी टंकण यानी टाइपिंग, टंकण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइपिंग कहते हैं, और टाइपिंग को हिंदी में कहते हैं टंकण। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी टंकण की। नोटबुक, कंप्यूटर पर टंकण करते हुए टाइपराइटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि के कुंजी पटल को दबाकर टेक्स्ट को इनपुट करने की प्रक्रिया को टंकण कहा जाता है। जैसे ही हम कीबोर्ड को, यानी जो कुंजी पटल है यानी कीबोर्ड की जो कीज है उनको दबा करके जैसे ही दबाते हैं तो वो वाला टेक्स्ट है वो इस पे डॉक्यूमेंट पे यानी नोटबुक जो होती है उस पे छप जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टंकण कहते हैं या टाइपिंग कहते हैं। हिंदी में टंकण 3 तरीकों से किया जाता है। एक तो तरीका है लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन, कहने का मतलब इसमें अंग्रेजी कीबोर्ड द्वारा हिंदी में टाइप किया जाता है। कीबोर्ड तो अंग्रेजी का होता है लेकिन उसमें टाइप किस में किया जाता है, हिंदी में टाइप किया जाता है। ये बहुत सरल है, इसके लिए निम्न लिंक है, यानी निम्न लिंक के द्वारा है वो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। क्या कौन कौन से लिंक है देखिए। एक तो सबसे पहले देखिए गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम के लिए गूगल हिंदी इनपुट टूल्स, इसको है वो आप डाउनलोड ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए निम्न लिंक पर आप जा सकते हैं। तो ये आपके सामने है वो देखो लिंक दिया हुआ है, इसके द्वारा है वो गूगल क्रोम के माध्यम से है वो जो हिंदी का जो इनपुट टूल्स है उसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप है वो राजभाषा.नेट से भी इसको है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी है वो आपके सामने है वो लिंक है वो दिया हुआ है। तो इससे भी आप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हिंदी का फॉन्ट आएगा और हिंदी के आगे डाउनलोड लिखा हुआ होगा, तो उस डाउनलोड जो इंडिक टूल्स है उसको आप है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट के इस टूल को डाउनलोड करने हेतु इस लिंक पर आपको जाना है। ये लिंक है जो दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल टूल की। यहां गूगल हिंदी इनपुट टूल्स या माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल्स के दिए गए किसी एक लिंक से आप इन्हें डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन के दाईं ओर लैंग्वेज बार में आपको 2 विकल्प यानी 2 ऑप्शन है वो मिलते हैं। एक
ABC यानी अंग्रेजी टाइपिंग के लिए, और दूसरा ए हिंदी टाइपिंग के लिए। आपको है वो इस तरफ है बना हुआ है, वो आपको मिलेगा कंप्यूटर पे, और उसमें आपको इस पे ए पे अगर ए क्लिक इस पे आप है वो क्लिक करेंगे तो हिंदी की टाइपिंग है वो होगी, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो है वो किसकी, अंग्रेजी की। यानी एबीसी पे आप टाइप करेंगे तो अंग्रेजी टाइपिंग, और ए पे आप है वो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, ए का मतलब है कि अभी टाइपिंग किस में होगी, इसकी हिंदी में टाइपिंग होगी। अगर इसमें है वो एबीसी लिखा हुआ आ रहा है तो फिर टाइपिंग किस में होगी, अंग्रेजी में होगी। तो इस तरीके से इसको क्लिक करके हिंदी में टाइप है वो कर सकते हैं। इसे आपको अंग्रेजी से हिंदी में लिखना होता है। इसको आपको कैसे लिखना होता है, अंग्रेजी से आपको हिंदी में लिखना होता है। और वो कैसे लिखना होता है, जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आपको इन शब्द सुझावों की सूची दिखाई देने लगेगी। आप निम्न में से कोई भी कार्य करके सूची से एक शब्द चुन सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे तो लिखते ही उसमें से एक सूची है वो आपको दिखाई देगी, उस सूची में से आपको एक शब्द है वो चुन लेना है और चुन करके आगे बढ़ जाना है। पहले विकल्प का चयन करने के लिए स्पेस या एंटर दबाएं, किसी शब्द पर क्लिक करें, शब्द के आगे स्थित संख्या डालें, जैसे नमस्ते। तो जैसे ही आपने रोमन लिपि में नमस्ते लिखा तो आपके सामने इस तरीके से नमस्ते इस तरह से काम करता है। तो इस तरीके से अब जैसे नमस्ते, अब भारत है तो भारत आता है, ये जैसे विषय लिखा तो विषय आता है। तो इस तरीके से जो भी आप लिखेंगे वो हिंदी में है वो आ जाएगा। और हिंदी में से उसको सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे ही आप नमस्ते टाइप करेंगे तो पहले ऐसे नमस्ते लिखा हुआ आएगा, अगर ये सही है तो इसको आप जैसे स्पेस देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये नहीं तो जितने भी जिस तरीके के नाम होते हैं, अब नमस्ते इंग्लिश में अगर है तो हिंदी में इनको इस तरीके से है वो लिखा जा सकता है। जो भी आपको रखना है, या इंग्लिश को इंग्लिश में ही रखना है तो उसको भी आप है वो रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं श्रुत लेखन यानी स्पीच टू टेक्स्ट टूल की। यानी जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे वैसे टाइप होता चला जाएगा। तो आजकल को तो कीबोर्ड की भी आवश्यकता नहीं है, आप है वो वॉइस टेक्स्ट के द्वारा आप जो जो बोलेंगे वो हिंदी में है वो टाइप होता चला जाएगा। इस विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है, किस में बोलता है, माइक्रोफोन में बोलता है, तथा कंप्यूटर में मौजूद स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर पाठ या टेक्स्ट में बदल कर लिखता है। इस प्रकार का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर यानी स्पीच टू टेक्स्ट टूल है वो हम कहते हैं। यह टूल किट आप गूगल टूल से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा राजभाषा विभाग की साइट पर भी यह उपलब्ध है। यानी राजभाषा विभाग की जो साइट है उस पर भी यह टूल उपलब्ध है, तो वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल डॉक्स भी वॉइस टाइपिंग का एक उत्तम और सरल विकल्प है। अब बात करते हैं मंत्र राजभाषा की। ये मंत्र राजभाषा क्या है, मंत्र राजभाषा एक मशीन साधित अनुवाद प्रणाली है जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। यह टूल राजभाषा विभाग की साइट पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं शब्दकोश की यानी डिक्शनरीज। ऑनलाइन काफी अच्छे शब्दकोश उपलब्ध है। ऑनलाइन आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां पे काफी अच्छे अच्छे जो डिक्शनरी के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे, यानी शब्दकोश है वो आपको मिलेंगे, जिसमें एक सामान्य तौर पे देखें तो ई महाशब्दकोश के नाम से है। ई महाशब्दकोश एक द्विभाषी द्विआयामी उच्चारण शब्दकोश है। ई महाशब्दकोश की विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कि देवनागरी लिपि यूनिकोड फॉन्ट में हिंदी या अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, स्पष्ट प्रारूप, आसान व त्वरित शब्द खोज, अक्षर क्रम में शब्द सूची, सीधा शब्द खोज, अंग्रेजी या हिंदी अक्षरों द्वारा शब्द खोज, स्पीच इंटरफेस के साथ हिंदी शब्द का उच्चारण मिलेगा आपको। आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो इंग्लिश के माध्यम से वो खोज करके आपके सामने शब्द रख देगा, या हिंदी में अगर आप खोजना चाहते हैं तो हिंदी में आपको कौन से, यानी जो फॉन्ट है यूनिकोड उसी के अंदर है वो आपको खोज करके उस शब्द को है वो दे देगा।
यह टूल राजभाषा विभाग की साइट पर उपलब्ध है। ये भी टूल आपको राजभाषा की जो साइट है उस पे आपको मिल जाएगा। प्रयोग के लिए लिंक पर जाएं। इस टूल्स के प्रयोग में से राजभाषा को समझने व इसमें कार्य करने में आसानी होगी। तो इस साइट पे है वो, आप जाकर के है वो इसको देख सकते हैं, ई महाशब्दकोश को। प्रशासनिक भाषा, ये जो है प्रशासनिक भाषा, ये भी आपको है वो rajbhasha.gov.in, उसके बाद में हिंदी, और हिंदी वोकेबलरी के नाम से आप देखेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको। या फिर दूसरा www.vishwahindi.com पे भी आपको मिल जाएगा। या फिर एक लीला ऐप है। ये जो लीला ऐप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो अगर हम बात करें तो लीला का जो फुल फॉर्म है, लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसी की है वो, यानी लीला जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है लीला। देखो, लीला ऐप से विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने में सुविधा और सरलता होगी तथा हिंदी भाषा को समझना, सीखना तथा कार्य करना संभव हो सकेगा। लीला ऐप को अन्य ऐप की भांति आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी जो लीला ऐप है उसको आप अन्य ऐप की भांति ही गूगल जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, उससे आप अपने मोबाइल पे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, गूगल स्टोर पे जाए, टाइप करें, क्या टाइप करना है, लीला राजभाषा, लीला राजभाषा आपको टाइप करना है। इसके बाद लीला राजभाषा खोलकर सेलेक्ट पैकेज, प्रबोध, प्रवीण या प्रज्ञा, इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करें। भाषा के माध्यम का चुनाव करें, यानी सिलेक्ट मीडियम लैंग्वेज, कौन सी भाषा, तो इसमें आप हिंदी का चयन कर सकते हैं। तो लर्न हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हम हिंदी लैंग्वेज है वो सीखना चाहते हैं तो हिंदी को है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ऐप और है, बोलो ऐप। क्या नाम है इसका, बोलो ऐप। बोलो ऐप एक एंड्रॉइड ऐप है जिसे गूगल द्वारा पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल सुधारने के लिए विकसित किया गया है। यानी इस बोलो ऐप के माध्यम से रीडिंग स्किल को है वो सुधारा जा सकता है। जो हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के कौशल को है वो, पठन कौशल को सुधारा जा सकता है। ये जो प्ले स्टोर है इसी पे आपको टाइप करना है बोलो गूगल, बोलो गूगल, और ऐप एंजॉय हिंदी लर्निंग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ध्वनि आधारित टाइपिंग की। वॉइस टाइपिंग कैसे, ध्वनि आधारित टाइपिंग बहुत सरल है। ध्वनि आधारित टाइपिंग जो है वो बहुत ही सरल है, क्योंकि आप बोलते जाएं वैसे वैसे है वो गूगल लिखता जाएगा, या जो भी आपका टूल है वो लिखता चला जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है वो हो गया है। कंप्यूटर में गूगल डॉक्यूमेंट के गूगल वॉइस टाइपिंग से आप हिंदी में बोलकर लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। इसके सभी स्टेप इस प्रकार है। सबसे पहले आप doc.google.com पर आप जाएं और इमेज में दिख रहे पेज जैसा पेज ओपन होगा। इसमें ब्लैंक पर क्लिक करना, बिल्कुल ब्लैंक के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो, यानी आपके पास में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो होगा। इसमें मेन्यू बार में टूल में वॉइस टाइपिंग सेलेक्ट करना है। जो मेन्यू बार होगा उसमें वॉइस टाइपिंग सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही दस्तावेज के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में गूगल वॉइस टाइपिंग का आइकन दिखाई देगा। यानी गूगल वॉइस टाइपिंग का एक आइकन दिखाई देगा। इस गूगल वॉइस टाइपिंग का जो आइकन है उसमें भाषा चयन करनी है आपको। जैसे आपने हिंदी भाषा को चयन किया है तो करने के लिए आपको हिंदी का चयन करना है, और हिंदी का चयन करने के बाद में गूगल वॉइस टाइपिंग से बोलकर लिखें। आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे दूसरी तरफ है वो लिखता चला जाएगा। वो मोबाइल में, इन मोबाइल यानी मोबाइल के अंदर क्या है, जैसे आपने कंप्यूटर पे है वो गूगल वॉइस टाइपिंग के द्वारा टाइप कर लिया, वैसे ही मोबाइल के अंदर भी आप टाइप कर सकते हैं। और वो कैसे, जीबोर्ड के द्वारा। ये जीबोर्ड क्या है, तो जीबोर्ड से मोबाइल में हिंदी टाइपिंग कैसे करें, ये गूगल के द्वारा बनाया गया मोबाइल कीबोर्ड है। गूगल के द्वारा बनाया गया ही एक मोबाइल
पे कैसे आप है वो हिंदी में टाइपिंग करें, तो ये एक जी बोर्ड है, तो जिसको हम है वो देखते हैं। इसमें स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, यानी जो मोबाइल है उसकी आपको सबसे पहले किस में जाना है, सेटिंग में जाना है। इसके बाद एडिशनल सेटिंग के विकल्प में जाना है, यानी एडिशनल सेटिंग का जो ऑप्शन है उसमें है वो आपको जाना है। फिर क्या करना है, अब आपको उसमें लैंग्वेज एंड इनपुट के सेक्शन में जाएं। अब आपको वहां क्या करना है, करंट कीबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करना है और यहां से जी बोर्ड के विकल्प को चुनें, यानी करंट कीबोर्ड जो है उसके विकल्प पे जाकर के इसके अंदर कौन से कीबोर्ड को आपको चुनना है, आपको जी बोर्ड को है वो वहां चुन लेना है। इसके बाद अपने व्हाट्सएप या नोट पैड जो है उसको खोलें, जहां पर टाइपिंग कर सके, जहां पे भी आप टाइपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए नोट पैड पे आप टाइपिंग कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो वहां खोले और वहां पे वो आपको कीबोर्ड दिखाई देगा। अब टेक्स्ट एरिया पर क्लिक करें, जहां भी आप टेक्स्ट यानी टाइप करने वाले हैं उस एरिया के ऊपर है क्लिक करें। इसके बाद कीबोर्ड यानी कीबोर्ड दिखने लग जाएगा और अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर बीच में वर्तनी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यानी वर्तनी जो लिखने वाली है, तो वर्तनी के ऊपर आपको क्लिक करना है, उस सेटिंग पे है वो आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने लैंग्वेज का विकल्प खुलेगा, यानी भाषा का ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जिस भी भाषा में टाइपिंग करना चाहते हैं कीबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करके उसे चुन सकते हैं, यानी जिस भी भाषा में, जैसे आप हिंदी में आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसको आप चुन लें, इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसको चुन लें, या कोई अदर लैंग्वेज है उसमें आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप उसको भी चुन सकते हैं। तो मोबाइल के माध्यम से भी आसानी से है वो हिंदी में टाइप किया जा सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश या हिंग्लिश, यानी आपको ये इंग्लिश भी लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी ये भी आप है वो चुन सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप है वो टाइपिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुवाद या ट्रांसलेशन की। ये अनुवाद या ट्रांसलेशन क्या है, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद यानी हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करना बहुत आसान है। इसके लिए गूगल ट्रांसलेशन एक अच्छा विकल्प है, यानी गूगल ट्रांसलेशन जो है वो एक अच्छा विकल्प है। कैसे, इसके लिए निम्न लिंक से है वो गूगल ट्रांसलेशन पे है वो आप जा सकते हैं। इसमें जिस भाषा का अनुवाद किया जाना है उसकी भाषा बाईं ओर सेलेक्ट करें तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है वह दाईं ओर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जिस भाषा का अनुवाद किया जाना है वह बाईं तरफ लिखिए, दाईं तरफ उसका अनुवाद अपने आप दिखाई देगा। गूगल अनुवाद यानी गूगल जो ट्रांसलेशन है उसमें पूरी की पूरी फाइल का भी अनुवाद हो सकता है। इसके लिए दस्तावेज में जाकर ब्राउज करने पर फाइल का अनुवाद अपने आप हो जाएगा। उसमें जैसे पूरी की पूरी फाइल को एक साथ में आप टाइप कर सकते हैं, उससे भी या कॉपी कर सकते हैं, तो उससे भी एक साथ में उस पूरी फाइल का भी ट्रांसलेशन हो जाएगा। गूगल अनुवाद यानी गूगल ट्रांसलेशन को आप गूगल ट्रांसलेशन ऐप के रूप में मोबाइल में भी उपयोग कर सकते हैं, यानी इसका प्रयोग है वो आप मोबाइल पे भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी आधुनिक तकनीक का प्रयोग है वो किया जाता है, तो उसकी है वो हम बात करेंगे। देखो, आज मनुष्य का जीवन नई तकनीक से बहुत सरल और सुविधाजनक हो गया है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट और घर में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक स्टोरेज प्रदान करता है। तो उस यानी उस स्टोरेज को ही हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है। आसान भाषा में अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को समझाएं तो इस टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर, जिसे क्लाउड कहा जाता है, डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड
पर जगह यानी स्पेस खरीद कर उपयोग करता यानी यूजर अपना कितना भी डाटा उस पर सुरक्षित यानी सेव कर सकता है और अपने डाटा को फिर दुनिया में कहीं से भी यानी एक्सेस कर सकता है, यानी उसका उपयोग है वो दुनिया के किसी भी कोने से जहां इंटरनेट उपलब्ध है वहां वो है वो उसका उपयोग आसानी से कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के अनेक उदाहरण आज दुनिया में मौजूद है, जिनमें से कुछ चुनिंदा प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो अलग अलग तरीके से जो स्टोरेज है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप YouTube की बात करें, प्रसिद्ध वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube पर रोजाना लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। ऐसे में इतने सारे वीडियो को स्टोर करने के लिए YouTube क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप यानी फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप है वो इसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखो, फेसबुक प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर अरबों लोगों की प्रोफाइल है और बहुत सा डाटा मौजूद है। तो ऐसे में इतने सारे डाटा को रखने के लिए फेसबुक यानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है, या तो फेसबुक का या व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप में आप एक समय में बहुत डाटा और सूचनाएं बहुत सारे यूजर को भेज सकते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही आधारित है। इसके बाद में हम बात करते हैं ईमेल की। ये सेवा प्रदान करने वाली सारी कंपनी जैसे ईमेल, रेडिफ, याहू व ऑनलाइन सशक्त स्थान स्टोरेज स्पेस देने वाली सारी कंपनियां जैसे ड्रॉपबॉक्स, योरडक्स, मीडियाफायर, मेगा आदि सभी कंपनियों का ही इस्तेमाल करती है। ईमेल के बारे में आप बखूबी से है वो जानते हैं, सब है वो। आज किसी भी मोबाइल को, एंड्रॉयड मोबाइल को चलाने के लिए ईमेल की आवश्यकता है वो होती है। अब उसमें जीमेल हो सकती है या और की याहू मेल हो सकती है या कुछ भी है वो आप बना सकते हैं। जैसे पिकासा, गूगल फोटोज और फ्लिकर करोड़ों लोगों के डिजिटल फोटोग्राफ्स को अपने सर्वर में होस्ट करती है यानी स्टोरेज करती है। गूगल डॉक्स उपयोगकर्ता को अपने प्रस्तुतियों यानी प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स को अपने डाटा सर्वर में अपलोड करने की सुविधा देता है। इसके साथ उन दस्तावेजों को संपादित यानी एडिट और प्रकाशित यानी पब्लिश करने का भी विकल्प देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सभी यूजर्स जुड़े होते हैं, कोलैबोरेटर, वे सब एक साथ काम कर सकते हैं और चेंजेज साथ ही साथ सबको दिखाई देते हैं और अपने आप सुरक्षित होता जाता है यानी उसमें सेव होता चला जाता है। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या देखो, सबसे पहले इसकी कीमत जो होती है वो बहुत ही कम होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कीमत होती है, स्टोरेज खरीदने की, जो स्पेस हमारा जो है उसकी कीमत बहुत कम होती है। जैसे अगर हम गूगल की बात करें तो जीमेल हमें है वो 15 GB है वो स्टोरेज क्या देता है, फ्री देता है। गूगल 15 GB स्टोरेज हमें फ्री देता है, उसमें किसी भी तरीके की फाइल्स है, फोटोज है, वीडियोज है वो आप स्टोर कर सकते हो। जैसे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब हमें अनलिमिटेड है वो वीडियोज स्टोर करने की है वो फैसिलिटी प्रदान करता है। तो देखिए, ये कीमत में है वो बहुत ही सस्ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करने से आपको अपने दूसरे उपकरण पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये डाटा को, आपके जो डेटा है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। ये अपने हाई फीचर इस्तेमाल करता है आपके डेटा को सुरक्षित करने रखने में। डिजास्टर रिकवरी यानी इसकी जो रिकवरी है वो भी डिजास्टर तरीके से। तो हर संस्था के लिए डाटा लॉस एक बहुत बड़ा संकट है, यानी डाटा है वो नष्ट हो जाता है तो उसके के लिए है वो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो यह है क्लाउड कंप्यूटिंग, दोबारा आप देख सकते हैं और अगर गायब हो भी जाता है तो ये रिकवरी कर देता है, यानी अगर वहां
किसी तरीके से वहां से स्टोरेज आपका या कोई मेन जो चीज होती है वो अगर गायब भी हो जाती है तो उसकी वापस रिकवरी भी की जा सकती है। आपको पूरा कंट्रोल देता है। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके द्वारा आपको पूरा का पूरा कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट खराब हो जाते हैं तो इसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। कभी भी आपको अगर सही करना हो तो आप आसानी से उन्हें सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉग या ब्लॉगिंग की। ये जो ब्लॉग है या ब्लॉगिंग किसे कहते हैं इसकी चर्चा है वो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन और है वो इसके विस्तार से चर्चा करते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। इंटरनेट के आने से पहले लोग डायरी लिखा करते, जब इंटरनेट का जमाना नहीं था उस समय लोग है वो क्या लिखा करते थे, डायरी लिखा करते थे जिसमें वे अपने विचारों अनुभवों आदि को लिखते थे। लेकिन इंटरनेट के आ जाने के बाद लोग अपने विचारों अनुभवों ज्ञान आदि को इंटरनेट पर ब्लॉग के माध्यम से शेयर करने लगे, जिससे कि दुनिया भर के लोग उनके ब्लॉग को पढ़कर ज्ञान ले सकें। ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें ब्लॉग ओनर अपनी रुचि के विषय पर नियमित रूप से लेख या विचार लिखता है। ब्लॉग में बहुत प्रकार की सूचनाएं होती है जो इंटरनेट यूजर के लिए मददगार होती है। ब्लॉगर कौन होता है, ब्लॉगर किसे कहते हैं, ब्लॉगर कौन होता है, तो इसकी अगर हम बात करें, एक ब्लॉगर वह होता है जिसके पास खुद का एक ब्लॉग होता है और वह अपने ब्लॉग में नियमित रूप से पोस्ट भेजता है और अपने ब्लॉग का प्रबंधन करता है, यानी अपने ब्लॉग को क्या करता है, मैनेज करता है। ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग में जो भी नई जानकारी साझा करता है उसे ही ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से शेयर किया जाता है। अर्थात ब्लॉग पर मौजूद हर एक लेख को ही ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं भाई, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, तो एक ब्लॉगर के द्वारा अपने ब्लॉग को मैनेज और अपडेट करने की प्रक्रिया को ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म को चुनना होगा। ब्लॉगर और वर्डप्रेस में से आप किसी एक मुख्य प्लेटफॉर्म में ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आज के समय में ब्लॉगिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म इस प्रकार हैं, यानी ब्लॉगिंग है वो आप उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ब्लॉगिंग है वो कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से ब्लॉगर, एक तो सबसे पहला है blogger.com, वर्डप्रेस org, थम्बलर.com, जुमला org। इसके अलावा ब्लॉगिंग के अन्य बहुत सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिन पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे ब्लॉग डेस्क, यानी विंडोज या पवाना में ये सारी चीजें हैं वो आती है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जिसको आजकल है वो आप एआई के नाम से है वो काफी जानते हैं, एआई टूल्स होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसकी अगर हम बात करें तो हमने तकनीकी प्रगति के एक विशाल लहर देखी है, तकनीकी प्रगति की एक हमने विशाल लहर देखी है कि किस तरीके से दिनों दिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, जिसने हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सरल बना दिया। इन तकनीकी नवाचारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मूलभूत तत्व है जो कंप्यूटेशनल उपकरणों और प्रणालियों में मानव बुद्धि के अनुकरण से संबंधित है। जिस तरीके से मानव की बुद्धि काम करती है वैसे ही ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल यानी एआई टूल्स है वो काम करते हैं। तो इस तरीके से यानी उनके विचारों को समझ करके वो अपनी कार्य प्रणाली को है वो आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीजन है और इसकी जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है, कंप्यूटिंग सिस्टम जो है उस पर आधारित है। एआई का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और मानव श्रम और मैनुअल काम को कम कर सकें। यह मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। सीरी, अलेक्सा, टेस्ला कार, यानी आपने देखा होगा सीरी, ये जो
यानी आईफोन के अंदर है वो आपको देखने को मिलता होगा सीरी, अलेक्सा है, टेस्ला कार और डिजिटल एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन एआई आदि प्रौद्योगिकियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण है वो हो सकते हैं। जैसे आपने गूगल वॉइस असिस्टेंट को देखा होगा, अमेजोन अलेक्सा को देखा होगा, सीरी को भी आपने देखा होगा। इसके माध्यम से है वो कार्य है वो बहुत ही आसान होने लगा है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग की, जिसमें एक तो कंप्यूटर गेम, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उसको, प्रवीण प्रणाली यानी एक्सपर्ट सिस्टम, दृष्टि प्रणाली यानी विजन सिस्टम, वाक पहचान यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, बुद्धिमान रोबोट इंटेलिजेंट रोबोट। तो इस तरीके से है वो एआई है वो कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग। हमारा जो दैनिक जीवन है सुबह से लेकर के शाम तक कंप्यूटर का किस तरीके से हमारे जीवन में है वो महत्वपूर्ण रोल है वो बढ़ता जा रहा है, इसका उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। तो मानव जीवन में कंप्यूटर ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। आज समाज का लगभग हर मनुष्य कंप्यूटर को किसी ना किसी रूप में प्रयोग कर रहा है। हर स्कूल में आज कंप्यूटर सिखाया जाता है, हर स्कूल में आपको कंप्यूटर है वो सीखने को मिलेगा। देश का कोई भी विभाग कंप्यूटर से अछूता नहीं रहा है। टेलीफोन व्यवस्था, टीवी उपग्रह, बैंक, रेलवे बुकिंग आदि सभी कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में है वो हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है घरों में। किस तरीके से घरों में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। घरों में कंप्यूटरों का उपयोग अलग अलग उम्र के लोगों द्वारा अलग अलग काम करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई बच्चा या स्कूल कंप्यूटर जाने वाले यानी कंप्यूटर जो जाने वाले विद्यार्थी का उपयोग गेम खेलने, गाने सुनने, फिल्म देखने के लिए करता है। यानी कोई स्कूल जाने वाला जो बच्चा है या विद्यार्थी है तो सामान्यतः कंप्यूटर का प्रयोग है वो या तो वो गेम खेलने में करता है या गाने सुनने में या फिल्म देखने में है वो इसका उपयोग है वो करता है। दूसरी ओर अगर घर का कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो वह कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट चलाने में, अपने ऑफिस का कोई काम करने में, ऑनलाइन बिल पेमेंट करने में, सोशल मीडिया चलाने आदि में है वो तरह तरह के कामों को करने के लिए है वो करता है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है तो वह कंप्यूटर का उपयोग अपने कॉलेज के असाइनमेंट बनाने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने और कोडिंग करने में है वो करता है। तो एक घर में अलग अलग उम्र और अलग अलग उपयोग में आने वाले जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीके से इस कंप्यूटर का उपयोग है वो करते हैं। कंप्यूटर का जो उपयोग है वो अब अनेक क्षेत्रों में है वो होने लगा है। घर में, बैंक में, यानी सुरक्षा में, मेडिकल में, स्कूल में, सब में अलग अलग तरीके से इसका है वो, मौसम विभाग में, सब में इसका उपयोग है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हम बात करें बैंकिंग के क्षेत्र की। आज बैंकिंग के क्षेत्र में है वो कंप्यूटर का है वो बहुत ज्यादा है वो उपयोग है वो होने लगा है। तो देखिए किस तरीके से आज के समय में लगभग पूरी बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर पर निर्भर करती है। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अपने ग्राहकों के लेन देन के विवरणों का संग्रह करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एटीएम के द्वारा पैसे की निकासी और जमा करने का हिसाब रखना। इसके माध्यम से बैंकों ने अपने द्वारा होने वाले कई गतिविधियों और फिजूल खर्चों को काफी हद तक कम कर दिया है। यानी फिजूल खर्चियों को भी काफी हद तक उन्होंने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। बैंक हमें कंप्यूटर के द्वारा कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। बैंक हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें करंट बैलेंस चेक करना, ओवरड्राफ्ट बनाना, पैसे डिपॉजिट करना, ये इंटरेस्ट चार्ज करना, शेयर और एंट्री रिकॉर्ड चेक करना आदि इसी में शामिल है। बैंकों में एटीएम मशीनें जो पूरी तरह से स्वचालित है ने बैंकों को और ग्राहकों को कार्य करना आसान कर दिया है। अब बात करते हैं बीमा क्षेत्र में। बीमा क्षेत्र में कंप्यूटर ने किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन किया है। तो कंप्यूटर की मदद से बीमा कंपनियां अपने सभी रिकॉर्ड को अद्यतन रखती है। फाइनेंस हाउस, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म
और बीमा कंपनियां अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक रूप से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। बीमा कंपनियां सभी ग्राहकों को एक डेटाबेस बनाकर उसे व्यवस्थित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती है। बीमा कंपनियां इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य करती है: पॉलिसी को जारी रखने की प्रक्रिया, पॉलिसी की तारीख शुरू करना, पॉलिसी की अगली देय किस्त कब है उसको इसमें बोनस का हिसाब उसमें रखा जाता है, और अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने में भी है वो इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का किस तरीके से प्रयोग हो रहा है तो उसको हम देखें। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग ई बुक्स, ऑनलाइन कक्षाओं, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन ट्यूशन आदि कार्यों में किया जाता है। ई लर्निंग सेवाओं का केंद्रीय पहलू कक्षाओं की सीमाओं से परे शिक्षा है। ई लर्निंग विद्यार्थियों को ज्ञान एकत्रित करने और कहीं से भी सीधे प्रसारण में भाग लेने में मदद करता है। शिक्षक लाइव कक्षाएं संचालित करते हैं या पहले से रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान दिखाते हैं। ई लर्निंग प्रबंधन प्रणाली में लाइव इंटरेक्टिव कक्षाएं अर्थात वर्चुअल कक्षाओं और ऑनलाइन सत्रों का गठन कर आयोजित की जाती है, जहां शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी और उसके बाद के ऑनलाइन असाइनमेंट को ग्रेड देते हैं। एक अध्यापक बहुत से विद्यार्थियों को जो विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर बैठे होते हैं एक ही समय में शिक्षा दे सकता है। एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर बैठे लोगों को है वो एक साथ में शिक्षा प्रदान कर सकता है। मार्केटिंग में कंप्यूटर का उपयोग मार्केटिंग में कई रूपों में होता है, जैसे विज्ञापन एवं होम शॉपिंग। इसका कंप्यूटरीकृत कैटलॉग के उपयोग करने से घर से खरीदारी यानी होम शॉपिंग संभव हो पाई है, जो उत्पाद की जानकारी ग्राहकों एक तक आसानी से प्रदान करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर अस्पताल, औषधालयों, प्रयोगशालाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यहाँ कंप्यूटर का उपयोग रोगियों और दवाइयों के रिकॉर्ड को रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बहुत से रोगों का पता लगाने के लिए स्कैनर के रूप में भी किया जाता है, जिससे बीमारी का सही से पता लगाया जा सके और उसका जल्दी से निदान किया जा सके। ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन आदि काम कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा किया जाता है। साथ ही आजकल सर्जरी करने के लिए भी इसका बेहतरीन उपयोग किया जाने लगा है। व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर की सटीकता, गति और शुद्धता के कारण व्यावसायिक संगठनों द्वारा कंप्यूटर का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे पेरोल गणना, बजट, बिक्री विश्लेषण इत्यादि। अब बात करते हैं संचार के क्षेत्र की। इससे पहले है वो सैन्य क्षेत्र में, तो इसका उपयोग रक्षा के लिए व्यापक तौर पर हथियार तैयार करने के लिए किया जाता है। मॉडर्न टैंक, अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइल आदि में भी कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। संचार के क्षेत्र में संचार के द्वारा हम अपने संदेश, तस्वीर, भाषण को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। सरकारी कामों में सरकार अपने बहुत से कामों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर करती है। सरकारी कामों में कंप्यूटर के अनेक रूपों में उपयोग होते हैं, जैसे बजट तैयार करने में, कर विभाग में बिक्री कर का हिसाब रखने में, आयकर विभाग में मौसम की सटीक जानकारी में आदि। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में कार्यों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक भूकंप की बेहतर समझ रखने के लिए और डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। साथ ही शोध करने,
अंतरिक्ष उपकरणों को लॉन्च करने, उनको नियंत्रित करने और डेटा एकत्रित करने तथा उसका विश्लेषण करने और उस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग में कंप्यूटर के आने से ऑनलाइन मार्केटिंग संभव हो पाया है। ऑनलाइन मार्केटिंग द्वारा विभिन्न उत्पादों को ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बेचने की क्षमता में एक बड़ी क्रांति देखी गई है। प्रशिक्षण में कई संस्थाएं अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, पैसे बचाने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिससे विभिन्न स्थानों में उपस्थित लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इससे हमारे समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होती है। प्रकाशन में कंप्यूटर का उपयोग किसी भी प्रकार के डिजाइन को प्रकाशित यानी पब्लिश करने के लिए किया जाता है, जैसे समाचार पत्रिकाएं, विपणन सामग्री, फैशन पत्रिकाएं, उपन्यास, समाचार पत्र आदि। इसका सबसे अच्छा, सरल एवं आसानी से प्रयोग में लाए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का प्रकाशन यानी पब्लिशर। कला और मनोरंजन के क्षेत्र में, कला और मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का खूब उपयोग है वो किया जाता है। कैसे? चित्र, ग्राफिक डिजाइन और पेंटिंग बनाने, तस्वीरों को एडिट करने, कॉपी करने, भेजने और प्रिंट करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग वीडियो को कैप्चर करने, संपादित करने और देखने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग लोगों द्वारा गेम खेलने के लिए किया जाता है। बैंकिंग व वित्त क्षेत्र में, बैंकिंग में, वित्त में भी इसका प्रयोग है वो कार्य को बहुत ही आसान है वो बना देता है। तो आजकल लोग अपने खाते की शेष राशि की जांच करने, पैसे ट्रांसफर करने या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने लगे हैं। नेविगेशन में, नेविगेशन तेजी से कंप्यूटरीकृत हो गया है, खासकर जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जीपीएस तकनीक के साथ जोड़ा गया है। घर से काम करना, कंप्यूटर ने घर से काम करना और दूर दराज के क्षेत्रों में काम करना आसान कर दिया है। कर्मचारी कार्यालय में आए बिना आवश्यक डेटा और जानकारियां साझा कर सकते हैं। मैनेजर दूर से कर्मचारियों की उत्पादकता की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में किस तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग हुआ है, इससे आप बखूबी है वो समझते हैं। सोशल मीडिया लोगों को लंबी दूरी के बावजूद वास्तविक समय में टेक्स्ट या ऑडियो के रूप में चैट करने में सक्षम बनाता है। साथ ही तस्वीरों, वीडियो और मीम्स का आदान प्रदान भी करता है। ब्लॉग लोगों को कई तरह के विचार, अपडेट और अनुभव पोस्ट करने में सक्षम बनाता है। ऑनलाइन फोरम विशेषज्ञ या सामान्य विषयों पर लोगों के बीच चर्चा को संभव करते हैं। सुरक्षा और निगरानी में, सुरक्षा और निगरानी में किस तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग है वो हो रहा है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो, लोगों और वस्तुओं की निगरानी के लिए कंप्यूटर को अन्य तकनीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। बायोमेट्रिक पासपोर्ट के साथ संयुक्त कंप्यूटर लोगों को धोखाधड़ी से किसी देश में प्रवेश करने या यात्री हवाई जहाज तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कठिन बनाते हैं। मौसम की भविष्यवाणी में, मौसम की निगरानी करने के लिए उपग्रह का उपयोग किया जाता है, जिनसे प्राप्त डाटा भविष्य में मौसम की जानकारी देने में सहायक होता है। कंप्यूटर से मौसम संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जाती है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। रोबोटिंग में हम बात करते हैं, रोबोटिंग में, तो रोबोटिंग टेक्नोलॉजी का अपना एक विस्तृत क्षेत्र है। रोबोटों को उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है जहां स्थितियां मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, यानी उन स्थितियों का पता लगाने के लिए रोबोटिंग का इस्तेमाल है, उस टेक्नोलॉजी का को है वो अपनाया जा रहा है जहां पे मनुष्य की पहुंच है वो बहुत कठिन है।
तो इस तरीके से आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम सामान्य तौर पे आसानी से जानते हैं। आज कंप्यूटर के माध्यम से सारे काम एक सरलता की ओर है वो बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज के जितने फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इनका सावधानी पूर्वक है वो प्रयोग करना होता है। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।